गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग अरविंद कुमावत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सभी के पास आवाज गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। अच्छा, चलो, कल लाइट जाने की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। आपने इससे पहले की क्लास में आवर्त सारणी की उत्पत्ति के 2 नियम पढ़ लिए थे। डोबे-राइनर का त्रिक नियम और हेलिक्स या टेलुरिक स्क्रू नियम। हाँ राजकुमार जाट, गुड मॉर्निंग। अब आप तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हो, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखो बच्चों, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। सन 1865 में न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम प्रतिपादित किया था। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता हो। इन्होंने नहीं, नोट नहीं करना है, मैं नोट्स भेज दूंगी, ठीक है। तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता हो। जिस प्रकार संगीत में 7 सुर होते हैं, 8वां सुर पहले सुर से समानता प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार 8वां तत्व भी पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, डा, नी, सा, ये संगीत के सुर है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए फ्लोरीन के बाद में मैंने नियोन नहीं लिया है। अब देखो, पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। ये पहला है और ये 8वां है। यहाँ पे भी कौन सा आ रहा है? 8वां। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, ये क्या होता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है। तो न्यूलैंड ने सन 1865 में अपने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता हो। जिस प्रकार संगीत में 7 सुर होते हैं, 8वां सुर पहले सुर से समानता प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार
आठवां तत्व भी पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, जैसे ये पहला तत्व है, कौन से तत्व से समानता प्रदर्शित कर रहा है? आठवें तत्व से। इसी प्रकार बेरिलियम किससे? मैग्नीशियम से। इसी प्रकार बोरोन किससे? एल्यूमिनियम से। इसी प्रकार कार्बन किससे? सिलिकॉन से। इसी प्रकार नाइट्रोजन किससे? फास्फोरस से। ये समानता है जिसको विकिरण संबंध भी कहा जाता है, जो आप आगे के लेसनों में पढ़ोगे विकिरण संबंध क्या होते हैं। अब देखो बच्चों, न्यूलैंड के अष्टक नियम की कुछ कमी भी थी, जो मैं आपको कमी पढ़ाने जा रही हूँ। न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां। पहली कमी थी, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम परमाणु तक ही लागू होता है। कैल्शियम के बाद में आने वाले जो तत्व होते हैं वह पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो पहली कमी है, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम परमाणु तक ही लागू होता है। कैल्शियम से बाद में आने वाले जो तत्व होते हैं वह पहले तत्व से गुणों में क्या नहीं दर्शाते हैं? समानता। दूसरी कमी है, न्यूलैंड के नियम के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, अतः अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद में आठवां तत्व अक्रिय गैस आता है। देखो बच्चों, अगर अक्रिय गैसों की उस समय खोज हो जाती तो आठवां तत्व अक्रिय आता कि नहीं आता? सोडियम की जगह कौन आता? नियोन। आठवां तत्व अक्रिय गैस आता है, अतः यह पहले तत्व से समानता प्रदर्शित नहीं करता है। यह न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या थी? कमी थी। ये होता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो सन 1865 में कई बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं जो लिख रहे हैं कि मैम वापस से बताओ। अब सुन लेना, वो मैं रिपीट कर रही हूँ। सन 1865 में न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता हो। जिस प्रकार संगीत में 7 सुर होते हैं, आठवां सुर पहले सुर से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार आठवां तत्व भी पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है। जो मैंने आपके सामने सुर लिख रखे हैं, कौन सा तत्व किससे समानता दर्शा रखा है वो भी मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। हाँ पलक, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वॉइस भी कट कट के आ रही होगी और क्लियरिटी भी नहीं आ रही होगी। अब देखो, न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 कमियां थी। पहली कमी है, न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम परमाणु तक ही लागू होता है। कैल्शियम परमाणु के बाद में आने वाले तत्व इस पहले तत्व से गुणों में समानता नहीं दर्शाते हैं। दूसरी कमी है, अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद में आठवां तत्व अक्रिय गैस होता है जो पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करता है। ये आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम और उसकी कमी कंप्लीट हो गई। सभी बच्चों को न्यूलैंड का अष्टक नियम क्लियर? न्यूलैंड का अष्टक नियम क्लियर? 38 बच्चों की क्लास में 2 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ गायब हो गए? अब बोल रहे हैं, मतलब बिना बोले तो बोलते ही नहीं। जब ऐसे कहती हूँ ना इतने बच्चों की क्लास में इतने बच्चे, तब जवाब देते हैं। बाकी बच्चे
सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है। हाँ, वॉइस कट कट के आ रही होगी अरविंद, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है इसलिए। भानु, तू लेट ज्वाइन क्यों किया है भानु? अरे लेट ज्वाइन क्यों किया है तू? क्लास टाइम पे क्लास ज्वाइन किया कर। चलो, अब अपन चौथा नियम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद में आपका चौथा नियम चल रहा है, लोथर मेयर का परमाणवीय आयतन वक्र। लोथर मेयर का परमाणवीय आयतन वक्र। परमाणवीय आयतन वक्र। लोथर मेयर का परमाणवीय आयतन वक्र। देखो बच्चों, लोथर मेयर एक वैज्ञानिक का नाम है। सन 1869 में लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने अपना परमाणवीय आयतन वक्र दिया था। इन्होंने भी तत्व को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने भी तत्व को कौन से क्रम में व्यवस्थित किया? बढ़ते परमाणु भार के क्रम में। लोथर मेयर ने परमाणु भार तथा परमाणवीय आयतन, परमाणु भार तथा परमाणवीय आयतन के मध्य ग्राफ बनाया। परमाणवीय आयतन के मध्य क्या बनाया? ग्राफ। परमाणवीय आयतन बराबर होता है बच्चों, परमाणवीय आयतन बराबर होता है परमाणु भार बटा घनत्व। परमाणु भार बटा क्या होता है? घनत्व। तो लोथर मेयर ने परमाणु भार तथा परमाणवीय आयतन के मध्य ग्राफ बनाया। परमाणवीय आयतन बराबर होता है परमाणु भार बटा घनत्व। ग्राफ बनाने के बाद में इन्होंने अपना नियम दिया कि जो तत्वों के गुण धर्म होते हैं, तत्वों के गुण धर्म परमाणवीय आयतन के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणवीय आयतन के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। अभी मैं आपको आवर्ती फलन की परिभाषा भी बताऊंगी कि आवर्ती फलन क्या होते हैं। तो लोथर मेयर का परमाणवीय आयतन नियम होता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणवीय आयतन के आवर्ती फलन होते हैं। लोथर मेयर का परमाणवीय आयतन नियम कहलाता है। अब लोथर मेयर का परमाणवीय आयतन वक्र क्या था जो अपन बनाने जा रहे हैं? इन्होंने परमाणवीय आयतन और परमाणु भार, ये तो परमाणवीय आयतन हो गया, यहाँ पे परमाणवीय आयतन लिख रखा है, और ये परमाणु भार हो गया। इन्होंने अपना वक्र दिया था। शीर्ष पर तो इन्होंने क्षारीय धातु रखी थी। यहाँ पे लिथियम थी, यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे पोटेशियम था, यहाँ पे रूबिडियम था, यहाँ पे सीजियम था। ये लोथर मेयर का परमाणवीय आयतन वक्र है। इस वक्र में शीर्ष पर क्षारीय धातु लीला, ना, कर, रब से। फ्रेंसियम तो एक रेडियो एक्टिव तत्व है, उसको क्षारीय धातुओं की गिनती में नहीं लिया जाता है। तो शीर्ष पर तो क्षारीय धातु उपस्थित होती है तथा वक्र के अवरोही भाग में या वक्र के अवरोही क्रम में, अवरोही, आरोही और संक्रमण धातुओं को वक्र में दिखाया नहीं जाता है। केवल शीर्ष में
जो धातु होती है क्षारीय धातु, उन्हीं को ही वक्र में दिखाया जाता है। तो वक्र में अवरोही क्रम में क्षारीय मर्दा धातु बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, रेडियम, Ra एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इसलिए रेडियम को नहीं लिया जाता है। वक्र के आरोही क्रम में हेलोजन तत्व, हेलोजन तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन उपस्थित होती है, तथा वक्र के जो नीचे की स्थिति है वहां पे संक्रमण धातु उपस्थित होती है। कौन सी धातु? संक्रमण धातु। अभी मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ाऊंगी तो वहां पे डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु कहा जाता है। वहां पे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन कौन सी धातुएं संक्रमण धातु होती है। तो ये है लोथर मेयर का परमाणुवीय आयतन वक्र। तो 1869 में लोथर मेयर ने अपना नियम प्रतिपादित किया था। इन्होंने तत्व को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। लोथर मेयर ने परमाणु भार तथा परमाणुवीय आयतन के मध्य ग्राफ बनाया। परमाणुवीय आयतन बराबर होता है परमाणु भार बटा घनत्व। इन्होंने अपना नियम दिया कि इस नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणुवीय आयतन के आवर्ती फलन होते हैं। लोथर मेयर का परमाणुवीय आयतन नियम कहलाता है। तो बच्चों, आपको अगर लोथर मेयर का नियम पूछा जाए तो कुछ भी रामायण कथा नहीं लिखनी, बस इतना सा बताना है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणुवीय आयतन के आवर्ती फलन होते हैं। लोथर मेयर का परमाणुवीय आयतन नियम कहलाता है। ये आपके सामने वक्र है। वक्र के शीर्ष पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम यानी क्षारीय धातु उपस्थित होती है। वक्र के अवरोही क्रम में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम यानी क्षारीय मर्दा धातु स्थित होती है। वक्र के आरोही क्रम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी इनको हेलोजन तत्व कहा जाता है। और वक्र के नीचे संक्रमण धातु उपस्थित होती है। क्या टिंकू? आरबी, रूबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। ओके टिंकू, रूबिडियम का नाम क्लियर टिंकू? सभी बच्चों को लोथर मेयर का परमाणुवीय आयतन वक्र क्लियर है? परमाणुवीय आयतन वक्र भी बोल सकते हो और नियम भी बोल सकते हो। क्या क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो? अंकित यादव, अंकित यादव, क्या क्लियर नहीं आ रहा? वीडियो नहीं आ रहा, फिर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। वीडियो तो बेटा अब नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसमें तो अपन कोई कुछ नहीं कर सकते। ठीक है अंकित यादव, सभी बच्चों को लोथर मेयर का परमाणुवीय आयतन वक्र क्लियर? आरव शर्मा के अलावा इसका मतलब और किसी को ही नहीं क्लियर हुआ? रीता चौधरी क्लियर? बाकी के बच्चे सानिया, शिवानी, निकिता, पलक, पायल, टिंकू, अभिषेक, राजकुमार जाट तो कभी यस या नो ही नहीं बोलता। भानु क्लियर हो गया लोथर मेयर का परमाणुवीय आयतन वक्र? भानु फटाफट आंसर दे।
है भानु? भानु अब भी क्लास नहीं ले रहा है क्या? चला गया क्या कहीं पे? अभी तो कह रहा था मैं लेट ज्वाइन किया हूँ और इतनी देर में गायब भी हो गया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ग्राफ नहीं आया? ग्राफ तो शिवानी अवरोही और आरोही दोनों क्रम में ही चलते हैं अपन। ठीक है, लिथियम से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा सोडियम का कर देंगे, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तीनों को इक्वल में लेते हैं। ठीक है शिवानी, नीचे से लिथियम से स्टार्ट किया जाता है और फिर ग्राफ को बढ़ाते हुए चलते हैं अपन। क्लियर शिवानी? शिवानी क्लियर हो गया क्या? फटाफट आंसर दो। शिवानी जवाब नहीं आ रहा? हाँ, इसमें सिर्फ यही आते हैं, क्षारीय धातु। अवरोही, आरोही और संक्रमण धातुओं को ग्राफ में नहीं दर्शाया जाता है, केवल उनको बताया ही जाता है कि अवरोही में ये होते हैं, आरोही में ये होते हैं। सबसे न्यूनतम स्थिति संक्रमण धातुओं की होती है। क्लियर शिवानी? अभी थोड़ी देर पहले आया था, वापस बताओ किसका चैट था वो? अरे कौन वापस, कौन पूछना चाह रहा है वापस? हैं? अरे बोलो फटाफट, नहीं तो आगे का करूं। इसका मतलब आगे बढ़ू क्या मैं फिर? जो वापस पूछना चाह रहा था वो कौन है, एक बार वापस बोलो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ध्रुव शर्मा, क्लियर हो गया तेरे? ध्रुव फटाफट बोल ध्रुव। चलो, यस मैम। फिर अभी अभी वापस कौन लिखा था? अक्रिय गैस क्या होती है? 18वां वर्ग, हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, आर्गन, जीनोन। कविता, हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, आर्गन, जीनोन, रेडोन, ये सब अक्रिय गैस होती है जो सारणी में पी ब्लॉक में आती है, लास्ट में 18वें वर्ग में। 17वें वर्ग में हेलोजन आते हैं और 18वें वर्ग में अक्रिय गैस आती है। क्लियर कविता? कविता क्लियर? चलो अब मैं आगे चलती हूँ अपना नियम बढ़ने के लिए। 5वां नियम आप पढ़ने जा रहे हो, मेंडेलिफ का आवर्त नियम। 5वां नियम आप पढ़ने जा रहे हो, मेंडेलिफ का आवर्त नियम। आवर्त सारणी की उत्पत्ति का पहला नियम आपने डोबे-राइनर का त्रिक नियम पढ़ा। दूसरा टेलुरिक स्क्रू या हेलिक्स नियम पढ़ा। तीसरा न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा। चौथा लोथर मेयर का परिमाणवीय आयतन वक्र पढ़ा। 5वां अब आप पढ़ने जा रहे हो मेंडेलिफ का आवर्त नियम। मेंडेलिफ, इसे मेंडलीव भी बोला जाता है। मेंडलीव, मेंडेलिफ का आवर्त नियम। ठीक है बच्चों,
ये नियम पढ़ाने के बाद में मैं पांचों नियम एक बार 5 मिनट में वापस रिपीट कर दूंगी, ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सोल्व होती भी जाएगी। मेंडेलिफ का आवर्त नियम, मेंडेलिफ ने भी सन 1869 में अपना आवर्त नियम दिया था। इन्होंने बताया कि तत्वों के गुण धर्म और तत्वों के गुण धर्म का मतलब है भौतिक व रासायनिक गुण धर्म। भौतिक व रासायनिक तत्वों के गुण धर्म या तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलिफ का आवर्त नियम कहलाता है। तो मेंडेलिफ का आवर्त नियम है तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जिसे मेंडेलिफ का आवर्त नियम कहा जाता है। आवर्ती फलन लोथर मेयर में भी आया है और यहाँ पे भी आया है। आवर्ती फलन किसे कहा जाता है? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुण धर्मों में निश्चित अंतराल के बाद समानता पाई जाती है। इसे आवर्तीता कहा जाता है, जो आपके लेसन का भी नाम था, तत्वों के गुण धर्म एवं आवर्तीता। तो आवर्तीता तो किसे बोलोगे? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, इसे आवर्तीता कहा जाता है। तथा तत्वों की जो परमाणु भार पर निर्भरता होती है, तत्वों की परमाणु भार पर निर्भरता आवर्ती फलन कहलाता है। तो बच्चों, तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के बाद में तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, इसे आवर्तीता कहते हैं। और तत्वों की परमाणु भार पर निर्भरता आवर्ती फलन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये होता है मेंडेलिफ का आवर्त नियम। तो आपने आवर्त सारणी की उत्पत्ति में 5 नियम पढ़े हैं। पहला नियम आपने पढ़ा था डोबे-राइनर का त्रिक नियम। फटाफट रिपीट कर रही हूँ, डोबे-राइनर का त्रिक नियम। सन 1829 में डोबे-राइनर ने समान गुण धर्म वाले तत्वों को, जिस बच्चे ने पढ़ाई की है वो अपने मन में याद करते चलिए कि मैम जो बता रही है वो हमने भी याद किया है। सन 1829 में डोबे-राइनर ने समान गुण धर्म वाले तत्वों को 3 तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया। 3 तत्वों के समूह को त्रिक कहा जाता है। त्रिक में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मानों के लगभग बराबर होता है। डोबे-राइनर का त्रिक नियम कहलाता है, जिसमें आपने 3 एग्जाम्पल किए थे। लीलानाकर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का आपने 3 किया था, 7 किया था परमाणु भार। सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। दूसरा आपने एग्जाम्पल किया था कार, स्कूटर, बाप। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का 40, स्ट्रोंशियम का 88, बेरियम का 137। तीसरा एग्जाम्पल आपने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का 35, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। ये डोबे-राइनर का त्रिक नियम था। दूसरा नियम आपने टेल्यूरिक स्क्रू या हेलिक्स नियम पढ़ा था, जिसमें आपने बताया
कि सन 1862 में एक फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री चेन कोर्टोई ने टेलुरिक या हेलिक्स नियम प्रतिपादित किया था। इन्होंने तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और तत्व को वर्ताकार सारणी के रूप में भी व्यवस्थित किया, जिसे गुणों में पुनरावृत्ति होती है। यही टेलुरिक स्क्रू या हेलिक्स नियम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तीसरा नियम आपने पढ़ा न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो अभी अभी आपने पढ़ा है। सन 1865 में न्यूलैंड ने अपना नियम प्रतिपादित किया था। इन्होंने तत्व को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता हो। जिस प्रकार संगीत में 7 सुर होते हैं, आठवां सुर पहले सुर से समानता प्रदर्शित करता है, इसी प्रकार आठवां तत्व भी पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। फिर आपने इसकी कमी पढ़ी, कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम से आगे आने वाले तत्व आठवें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आपने दूसरी पढ़ी कि अक्रिय गैसों की खोज होने के पश्चात आठवां तत्व अक्रिय गैस था, जो पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। फिर चौथा नियम आपने पढ़ा है लोथर-मेयर का परमाणु आयतन वक्र, सन 1869 में दिया गया था। परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया गया। तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। इसका नियम था कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु आयतन के आवर्ती फलन होते हैं। लोथर-मेयर का परमाणु आयतन वक्र कहलाता है। वक्र में शीर्ष में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम जो क्षारीय धातु है। वक्र में अवरोही क्रम में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो क्षारीय मृदा धातु है। वक्र के आरोही क्रम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हेलोजन है और वक्र के नीचे ही नीचे संक्रमण धातु उपस्थित है। पांचवा नियम आपने पढ़ा मेंडेलीव का आवर्त नियम। तत्वों के गुणधर्म यानी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलीव का आवर्त नियम कहलाता है। तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, जिसे आवर्तीता कहते हैं, और तत्वों की परमाणु भार पर निर्भरता आवर्ती फलन कहलाता है। यहाँ तक आपने इस लेसन में पढ़ लिया। इससे पहले 3 टॉपिक आपने पढ़े थे, तत्वों का वर्गीकरण, फिर वर्गीकरण की आवश्यकता, आवर्त सारणी की परिभाषा भी पढ़ी थी कि तत्वों के व्यवस्थित वर्गीकरण से बनाई गई सारणी को ही आवर्त सारणी कहते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता में आपने पढ़ा था सन 1831 तक 1800 तक 31 तत्व ज्ञात थे, 1865 तक 63 तत्व ज्ञात थे और आज तक 118 तत्व के बारे में जानकारी हो चुकी। इतने सारे तत्व व यौगिकों के रसायनों का अलग अलग अध्ययन करना कठिन होता है, अतः इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता हुई थी। ये आपने वर्गीकरण पढ़ा था। फिर आपने इसी का छठा पॉइंट किया था कि वर्गीकरण का अर्थ है भौतिक व रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व जो समान होते हैं एक ही वर्ग में और एक ही समूह में रखा जाए ताकि क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर सके। फिर आपने आवर्त सारणी की उत्पत्ति पढ़ी कि पहला वर्गीकरण धात्विक अधात्विक के आधार पर किया गया और बाद में परमाणु आधार के आधार पर वर्गीकरण जो मैंने आपको ये नियम पढ़ा दिए इन्होंने किया। क्लियर सभी बच्चों को? इस लेसन को मैंने पूरा वापस गा दिया। क्लियर ना? यही पढ़ाया ना मैंने, ठीक है ना? तो आज बच्चों आपके पास नोट्स पहुंचेंगे। अब सभी बच्चों को इस आवर्त सारणी वाले लेसन का सारे टॉपिक क्लियर? फटाफट बोलो,
सभी बच्चों को आवर्त सारणी वाले लेसन के सभी टॉपिक क्लियर ना? हाँ, तो आज आपके पास नोट्स आएंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसकी कमी, लोथर-मेयर का परमाणु आयतन नियम, मेंडेलीव का आवर्त नियम और आवर्ती फलन की परिभाषा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में अपन क्लास एंडिंग करने जा रहे हैं। कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड आफ्टरनून।